हेलो बच्चों, स्टार IQ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आर्टिकल्स के बारे में, और आर्टिकल में हम अभी तक कई सारे रूल डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम कह सकते हैं अभी तक हमने ज़्यादातर डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में बात की है। सबसे पहली वीडियो में हमने बात की थी प्लेस ऑफ आर्टिकल के बारे में, यानी आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, कहाँ पे यूज़ करें, कहाँ पे ना करें, क्या प्लेस ऑफ आर्टिकल होता है। एक बेसिक कंसेप्ट हमने समझा था। सेकंड वीडियो में हमने बात की थी नेम ऑफ द प्लेसेस के साथ अगर कोई रूल दे दिया जाता है तो उसके साथ आपको किस प्रकार से यूज़ करना है। और नेक्स्ट में हमने बात की यदि किसी बीमारी के नाम के साथ, या और भी हमने इसी के साथ रूल डिस्कस किए हैं। आज हम एक बार फिर से बात करते हैं आर्टिकल से रिलेटेड। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब तक हमारा ये आर्टिकल चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता हम तब तक किसी दूसरे चैप्टर पर नहीं जाएंगे। एक बार हम पहले कंप्लीट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में डिस्कस करेंगे, और जैसे ही हमारे रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं फिर हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में बात करेंगे, हम एक्सेप्शनल के बारे में बात करेंगे, हम सिंपल रूल्स के बारे में बात करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड रूल्स के बारे में बात करेंगे। मतलब आपका कोई भी ऐसा रूल नहीं होगा जो आपके एग्ज़ाम में आता हो और हम यहाँ पर डिस्कस उसे ना करें। सो साथ जुड़े रहिए। और आज हम फिर से बात शुरू करते हैं यहीं से आर्टिकल्स की। और आर्टिकल में मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि ऐसे बहुत सारे रूल हैं जो आपको मोस्टली कंफ्यूज कर देते हैं, जिसमें आप सोचते हैं कि पता नहीं यहाँ पर द का यूज़ करें या ना करें। आज आर्टिकल पर जाते समय बीच में हमारे सामने एक छोटा सा चैप्टर और आएगा। हम चैप्टर की बात नहीं करेंगे, हम 1, 2 या 3 छोटे छोटे कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे जो आपको पहले से पता है, लेकिन उसको फिर हम आर्टिकल से लिंक कर देंगे। हम बात करेंगे फिर आर्टिकल का यूज़ उनमें कैसे किया जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे, उस चैप्टर का नाम मैं आपको बता ही देता हूँ। आज हम आर्टिकल के साथ साथ एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, आर्टिकल के साथ साथ एडजेक्टिव की भी बात करेंगे। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, जिसे आप कह सकते हैं गुड, दैट इज़ राइट। सेकंड कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव का जब हम यूज़ करते हैं उसे हम कह सकते हैं दैट इज़ बेटर। और थर्ड नंबर पर हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव, और जिसे हम कह सकते हैं बेस्ट। यानी आपको पता होगा गुड, बेटर, बेस्ट। और याद रखना, ये मत सोचना कि हमने आर्टिकल को छोड़ दिया और हम एडजेक्टिव पर आ गए, नहीं। कुछ ऐसे रूल हैं जो एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर उन्हीं की बात करेंगे। और हम सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में ही बात करेंगे आज भी। अभी हमारा डेफिनेट आर्टिकल द कंप्लीट नहीं हुआ है, आज हम इसी की बात करेंगे। मैंने आपको कहा गुड का प्रयोग कब करते हैं। आप कहते हैं कि गुड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में, न केवल गुड, किसी भी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में जब करते हैं जब आप किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं, एक वस्तु की बात करते हैं, एक की बात करते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं ही इज़ अ गुड प्लेयर। अब यहाँ पर एक के लिए किसका प्रयोग कर लेते हैं, गुड का। अब आते हैं सेकंड पर, फिर बेटर का प्रयोग कब करते हैं। और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, जब भी आप बेटर का प्रयोग करते हैं ही इज़ बेटर देन रमेश। अब यहां पर कहता है कि बेटर का प्रयोग जब हम करते हैं तो बेटर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, देन का। यानी जब भी बेटर का यूज करेंगे तो बेटर के साथ किसका यूज करते हैं, देन का। अब बात करें बेस्ट का प्रयोग कब और कहां करते हैं, बेस्ट। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास। जब भी हमारे सामने 2 या 2 से ज़्यादा में
किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा बता दिया जाए तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, द प्लस थर्ड डिग्री का। और इससे पढ़ते समय आपने 3 बातें याद कर रखी होंगी। पहली, पॉजिटिव डिग्री, यानी किसी भी एक व्यक्ति को अच्छा या बुरा बताने के लिए आप पहली डिग्री का प्रयोग कर लेते हैं। यदि किसी वाक्य में देन का प्रयोग कर लिया जाए तो देन के साथ हमेशा दूसरी डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये बात पहले से याद है। देन के साथ कौन सी डिग्री का प्रयोग किया जाता है, सेकंड डिग्री का। बिल्कुल सही। यानी जब आपके पास देन का प्रयोग कर लिया जाता है तो देन के साथ आप किस डिग्री का प्रयोग करते हैं, सेकंड डिग्री का। और यदि किसी वाक्य में आपके सामने द का प्रयोग कर लिया जाता है तो द के साथ हमेशा थर्ड डिग्री का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वाक्य में द का प्रयोग कर लिया जाता है तो द के साथ हमेशा कौन सी डिग्री का प्रयोग करते हैं, थर्ड डिग्री का प्रयोग करते हैं। यानी आप हमेशा कहते हैं द बेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट ऑनेस्ट, और द के साथ आप किस डिग्री का प्रयोग करते हैं, थर्ड डिग्री का। अब आप कहेंगे फिर यहाँ पर विशेष बात क्या है, ये तो हमें पता है, इसके बारे में तो हम पहले से जानते हैं। तो इसमें हमारे सामने ऐसा क्या है कि हम आर्टिकल की बात यहाँ पर करते हैं। एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब अगर मैं इस बात को थोड़ा सा यहाँ से 1 मिनट के लिए हटा दूँ और हम सिर्फ 2 ही बातें याद रखें कि देन के साथ कौन सी डिग्री आती है, आप कहेंगे सेकंड डिग्री आती है। द के साथ कौन सी डिग्री आती है, आप कहेंगे द के साथ थर्ड डिग्री आती है। और ये दोनों बातें एकदम सही हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर दिक्कत कहाँ पर है, अभी बात करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, जो कि आप समझ चुके हैं। और इस सारे को हम 2 बातों में समझ चुके कि देन के साथ कौन सी डिग्री आएगी, सेकंड डिग्री, और द के साथ कौन सी डिग्री आएगी, थर्ड डिग्री। ठीक है। अब देन के साथ सेकंड और द के साथ थर्ड आती है तो कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं, द मोर he earns the more he spends। अब यहां पर the more, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, the most he earns the most he spends। अब आपके अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, क्योंकि अब आप वापस आइए उसी रूल पर। द के साथ कौन सी डिग्री का प्रयोग करते हैं, थर्ड डिग्री का। और यहाँ पर फर्स्ट डिग्री क्या है, फर्स्ट डिग्री होती है मच। सेकंड क्या बनेगी, सेकंड बनेगी मोर। तो थर्ड क्या बनेगी, थर्ड बनेगी मोस्ट। मच, मोर, मोस्ट। ये है आपकी 3 डिग्री। आप कह सकते हैं दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड और दिस इज थर्ड। अब यहाँ पर आपके सामने दोनों है। द के साथ कौन सी डिग्री, थर्ड डिग्री। द के साथ कौन सी डिग्री, थर्ड डिग्री। और अगर उसी के साथ देखा जाए तो उसके हिसाब से तो ये सेंटेंस सही होना चाहिए। अगर हम आपके इसी रूल को फॉलो करें, जो कि हम हमेशा याद रखते हैं कि द के साथ थर्ड डिग्री, देन के साथ सेकंड डिग्री, तो आपका यहाँ पर आंसर होना चाहिए द मोस्ट वाला सही आंसर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आंसर सही है और ये आंसर गलत है। अब यहाँ पर जब बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा एक आंसर सही है और कौन सा एक आंसर गलत है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि पहले वाला तो सही है और सेकंड नंबर वाला गलत है। अब बात फिर से वही आती है कि अगर पहले वाला सही है और सेकंड वाला गलत है तो फिर ये कैसे चेंज हो गया। अब यहाँ पे ऐसा क्या रीज़न है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा उल्टा रूल लेके चल रहे हैं, और जो उल्टे रूल्स होते हैं इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, एक्सेप्शनल के नाम से। और शुरू से अभी तक हम जो बातचीत कर रहे हैं ना प्यारे बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल की ही बातचीत हम करते आ रहे हैं। ऐसे रूल्स हम करेंगे जो आपको मोस्टली एक साथ सारे रूल्स बुक्स में मिलते नहीं हैं। किसी भी बुक में आप ढूंढ के देखना, आपको ये सारे रूल एक साथ एक ही जगह पर नहीं मिलते हैं।
और इस वीडियो अभी तक जो हमने वीडियोस बनाई हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं इस काम के लिए। जो ऐसे विशेष रूल्स हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स के गलत हो जाते हैं। हो सकता है आपको पहला सेंटेंस लगे कि सही है, लेकिन आप नहीं जानते कि पहला सेंटेंस किस वजह से सही है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगे कि फर्स्ट नहीं सेकंड सही है, लेकिन वो नहीं जानते कि सेकंड के सही होने का रीज़न क्या है। और जब तक आपको ये नहीं पता कि रीज़न क्या है, तब तक आप ये ना माने कि आपका सेंटेंस सही हो गया है, क्योंकि तुक्का लगाना, जचा कर देखना, एक सेंस निकालना अलग बात है, और रीज़न के साथ आपको आंसर क्लियरली पता होना, विद द कंसेप्ट पता होना, वो एक अलग बात है। और हम उसी की बात करने जा रहे हैं कि आपको एक रीज़न के साथ, एक कंसेप्ट के साथ आपको पता हो मेरा आंसर ये है, मेरा आंसर इसलिए सही है और मैं इस पर आंसर टिक करके आऊँगा, यानी ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब ये सेंटेंस आपसे वो चाहे फिलअप में पूछे, फिलअप में ना पूछे, कॉमन एरर में पूछ ले, दैट डजेंट मैटर। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो आपसे पूछता कैसे है। जब आपको रूल पता है तो वो फिलअप में भी पता है, वो कॉमन एरर में भी पता है, और वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी पता है। यानी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि वो आपसे पूछता कैसे है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपको ये रूल्स पता है या नहीं, और आपको ये रूल्स पता होना चाहिए। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि द के साथ सेकंड डिग्री का प्रयोग कर लिया जाता है। अब आप कहेंगे सर आपने शायद कुछ गलत लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि द के साथ तो थर्ड डिग्री का प्रयोग होना चाहिए, और यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ कि द के साथ सेकंड डिग्री का प्रयोग होना चाहिए। यही तो बात है यहाँ पर। और अब हम वापस आ गए उसी आर्टिकल द के यूज़ पर। यानी वो कहता है कि द के साथ सेकंड डिग्री का प्रयोग कब कर लिया जाता है, यही तो एक्सेप्शनल बन गया अब यहाँ पे। द के साथ सेकंड डिग्री का प्रयोग कब कर लिया जाता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मोर का यूज़ करते हैं सिर्फ, कि हो सकता है यहाँ पर एक ऐसा एक्सेप्शनल हो कि सिर्फ मोर का ही यूज़ करते हैं। और ऐसा मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मोर का ही यूज़ करें। नहीं, द के साथ आने वाले किसी भी एडजेक्टिव को सेकंड डिग्री में यूज़ किया जा सकता है। हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। द हायर वी गो, यू कैन से the higher we go, the cooler we feel। अब मैं पहले और दूसरे दोनों सेंटेंस की आपको हिंदी बताता हूँ। द के साथ सेकंड डिग्री, हाई, हायर, हाईएस्ट, कूल, कूलर, कूलेस्ट। तो द के साथ सेकंड डिग्री, द के साथ सेकंड डिग्री, द के साथ सेकंड डिग्री। और जबकि हम तो एक ही बात पढ़ते आ रहे थे, द के साथ थर्ड डिग्री, याद कर लो, द के साथ थर्ड डिग्री, द के साथ थर्ड डिग्री, नहीं, द के साथ सेकंड डिग्री भी। लेकिन हमें तो रूल फाइंड आउट करना है, हमें तो रीज़न पता होना चाहिए। कहता है इसकी हिंदी तो एक बार बना लीजिए, द मोर ही अर्न्स द मोर ही स्पेंड्स। वो कहता है जितना वो कमाता है, अब एक व्यक्ति है वो कमा रहा है, जितना वो कमाता है उतना ही खर्च कर देता है। यानी यहाँ पर आपके सामने दो काम एक साथ चल रहे हैं, दो काम एक साथ हो रहे हैं। एक काम हो रहा है उसके कमाने का और दूसरा काम हो रहा है उसके खर्च करने का। और मैंने कहा जितना कमाता है उतना ही खर्च कर देता है। यानी जब भी किसी वाक्य में दो काम लगातार इक्वल चलते हैं, इक्वल चलने चाहिए, जब तक दो काम लगातार इक्वल चलते हैं तो दोनों में द के साथ सेकंड डिग्री का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कहता है द हायर वी गो, जितना ऊपर आप जाएंगे, द कूलर वी फील, उतना ठंडा फील करते जाएंगे। यानी आप ऊपर जाते जाइए और आप ठंड यानी टेम्परेचर घटता जाएगा और आप ठंडा फील करते जाएंगे। जितना ऊपर आप जाएंगे, जितनी देर तक ये काम होता रहेगा, उसी प्रोसेस में दूसरा काम होता रहेगा। जितना कमाता रहेगा उतना खर्चता रहेगा। आपके पास एक वाटर टैंक है, आपके पास एक वाटर टैंक है, उसमें आपके पानी भर रखा है, और आपने कहा यहाँ से आप पानी निकाल रहे हैं और यहाँ से आप पानी डाल रहे हैं, और जितना पानी आप निकालते हैं उतना ही पानी आप डालते हैं। अब यहाँ पर दोनों काम बिल्कुल इक्वल चल रहे हैं,
जितना पानी आप निकाल रहे हैं उतना ही पानी आप डाल भी रहे हैं। और जब भी किसी वाक्य में ऐसा होता है कि जब भी दो कार्य लगातार इक्वल चलते हैं तो दोनों में द के साथ सेकंड डिग्री का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी कि द के साथ सेकंड डिग्री, यानी अगर आपको कई बार द के साथ सेकंड डिग्री का यूज मिले तो आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि क्या इस सेंटेंस में दो काम हुए हैं। अगर हुए हैं, क्या दोनों काम आपके सामने इक्वल चल रहे हैं? अगर इक्वल चल रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य में द के साथ सेकंड डिग्री का प्रयोग सही माना जाता है और आप ऐसे आने वाले सेंटेंसेस में द के साथ सेकंड डिग्री का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। आप अपनी तरफ से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। आप कह सकते हैं मैं जितना पढ़ता हूँ उतना सीखता हूँ। एक काम हो रहा है पढ़ने का, दूसरा हो रहा है सीखने का। मैं जितना पढ़ता हूँ उतना सीखता हूँ। और कुछ बच्चे इसका उल्टा भी कह सकते हैं, मैं जितना पढ़ता हूँ उतना भूल जाता हूँ। आप पढ़ते जा रहे हैं, आप भूलते जा रहे हैं। मैं जितना दौड़ता हूँ उतना थकता हूँ। आप दौड़ते जाएंगे, थकते जाएंगे। आप दौड़ते जाएंगे, आप थकते जाएंगे। यानी जब भी किसी वाक्य में दो कार्य लगातार इक्वल चलेंगे, दोनों में द के साथ सेकंड डिग्री का यूज होगा। नहीं तो कॉमनली द के साथ तो हम थर्ड डिग्री का यूज करते हैं और द के साथ तो हमेशा थर्ड डिग्री यूज की जाती है। लेकिन बात तो ये है कि यहाँ पर एक्सेप्शनल कौन सा हुआ, और एक्सेप्शनल ये हो गया कि द के साथ बेस्ट ना होकर कई बार बेटर का यूज भी किया जा सकता है। द के साथ मोस्ट ना होकर कई बार मोर का प्रयोग भी किया जा सकता है। द के साथ हाईएस्ट ना होकर कई बार हायर का प्रयोग भी किया जा सकता है। और मुझे लगता है आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा, जो कि एक छोटा सा रूल था हमारा, जो कि आर्टिकल और एडजेक्टिव को एक साथ कनेक्ट कर देता है। और ऐसे बहुत सारे रूल्स की हम बात करने वाले हैं जो आपको मोस्टली कंफ्यूज करते हैं। देखो वो तो जब तक आपको रूल्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, याद करने से काम नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं रूल्स को बैठूंगा आज तो मैं आर्टिकल के सारे रूल याद करके उठूंगा। आज तो जब तक सारे रूल्स याद नहीं हो जाते मैं तब तक बैठा ही रहूँगा। याद नहीं करना है, रटना नहीं है चीज़ों को। कंसेप्ट को समझिए, चीज़ों को समझिए, रूल्स को समझिए, बनते कैसे हैं, निकल के कैसे आए हैं, आप अपने आप क्लियर करते चले जाएंगे। यानी आपको ये समझना है कि ये यहाँ पे अगर मोर का यूज़ हुआ है तो उसका रीज़न क्या है, किस वजह से यहाँ पर मोर आया, नहीं तो मोस्ट ही आना चाहिए था और मोस्टली मोस्ट ही आता है। यहाँ पर अगर हायर आया है तो हायर के आने का रीज़न क्या है। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको आगे भी दिखाई देने वाले हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि मैं अभी डाउटफुल था कि इनमें से कौन सा यूज़ करूं, लेकिन अब आपको शायद क्लियर होगा दोनों में से किसका यूज़ हम करेंगे। तो बढ़िए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा रूल था जो आपके डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में बात करते करते आपको एडजेक्टिव की तरफ लेकर जाता है। और देखो बच्चों, मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस में ए डी जे इकट्ठा आ जाता है तो वो एडजेक्टिव नहीं होता। तो वहाँ पर जब भी ए डी जे इकट्ठा आ जाता है तो वहाँ पर उसे एडजेक्टिव नहीं बोलते, वहाँ पर आने वाला डी साइलेंट हो जाता है तो ये बन जाता है एडजेक्टिव। तो ये बन जाता है एडजेक्टिव ना कि एडजेक्टिव। ओके, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आप गलत बोलते हैं, गलत लिखते हैं, गलत पढ़ते हैं। मैं आपको एक वर्ड लिख कर दिखाता हूँ, आपको बताना है इसे हम क्या बोलेंगे। आप कहते हैं टी इज़ वेरी, बताइए क्या लिखा हुआ है। टी इज़ वेरी और आप कहेंगे हॉट, बट दिस वर्ड इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड एज हॉट। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत पढ़ते हैं, गलत प्रोनाउंस कर लेते हैं और हमें कोई नहीं बताता कि हम इसको गलत बोलते जा रहे हैं।
अब अगर इसी वर्ड को मैं हिंदी में लिखने लगूं आपके सामने, जो भी हम इंग्लिश में इसे बोलते हैं, क्या हम ऐसे इसको बोलते हैं या कुछ ऐसे बोलते होंगे? इट इज हॉट, हॉट, नॉट हॉट। दिस इज नॉट हॉट, दिस इज हॉट। इट इज वेरी हॉट, हॉट। यानी ओ न कहकर अ आप इसमें यूज करेंगे, दैट विल बी करेक्ट। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे, आप बताइए क्या लिखा है यहाँ पर? बहुत सारे क्या हो सकते हैं? आप कहेंगे दिस इज ऑप्शन, नो दिस इज नॉट ऑप्शन, ऐसा तो नहीं लिखेंगे। दिस इज नॉट ऑप्शन, हम कहेंगे ऑप्शन, ऑप्शन नॉट ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन। दिस इज ऑल्सो ए वर्ड, दिस इज कॉल्ड पोजीशन, नो। अब आप समझ गए होंगे दैट इज पोजीशन, दैट इज पोजीशन, प्रपोजिशन नॉट प्रीपोजिशन, दैट इज पोजीशन नॉट पोजीशन। यानी यहाँ से एक बात और छोटी सी क्लियर होती है कि किसी भी वर्ड पर ओ न होकर उसकी बजाय अगर हम आ का यूज़ करें तो ज़्यादा ठीक रहता है। इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन लगभग यहाँ से ठीक हो जाएगी अगर आप ओ का यूज़ ना करके आ का यूज़ करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी प्रोनाउंसिएशन सुधरती जाएगी। हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि ग्रामर से रिलेटेड, जो कि स्पोकन से रिलेटेड, जो कि वोकैब से रिलेटेड, रूल से रिलेटेड, हर एक बात के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे दुनिया भर के ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम गलत बोलते हैं, दुनिया भर की ऐसी स्पेलिंग्स हैं जो हम गलत लिखते हैं, दुनिया भर के ऐसे कंसेप्ट हैं जो हम गलत यूज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम। हर एक क्लास में हम थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करते रहेंगे। सो इसी क्लास में आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रूल पर आते हैं और हमारा नेक्स्ट रूल कहता है, अब आप मुझे बताइए आइलैंड, यानी अगर हिंदी में कहें तो द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड, वी कैन से द्वीप समूह। और आप मुझे बताइए द्वीप समूहों के नाम के साथ द का प्रयोग करते हैं या नहीं? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, द्वीप समूहों के नाम के साथ द का प्रयोग करते हैं या नहीं? बताइए मुझे, द्वीप समूहों के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है या नहीं? अब मैं आपके सामने कहता हूं अंडमान, अब आप बताइए अंडमान या द अंडमान, यानी आपके सामने फिर से दो ऑप्शन कि अंडमान लिखूं या द अंडमान लिखूं। सेंटेंस चाहे आगे कुछ भी लिख रखा हो, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अब आपको डिसाइड ये करना है कि अंडमान से पहले, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इस शब्द से पहले द का यूज़ होगा या नहीं होगा। और आप सोच रहे होंगे कि मोस्टली हमने देखा है कि अंडमान के साथ द का यूज़ किया जाता है, और आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड के साथ द का प्रयोग किया जाता है। द्वीप समूहों के नाम के साथ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ द का यूज़ किया जाता है। अब आप फिर से सोचेंगे कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ तो करते हैं, तो इसमें विशेष क्या था? यह तो हमें आता है, इसमें भी विशेष है। अब आप मुझे बताइए कौन से आइलैंड के नाम के साथ द का यूज़ नहीं करते, और अगर आप मुझे बता भी देते हैं कि कौन से के साथ नहीं करते, फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप पहले से जानते होंगे। मैं आपसे पूछूंगा कि इस आइलैंड के साथ आपने द का यूज़ क्यों नहीं किया। यानी अगर कोई ऐसा नेम ऑफ द आइलैंड है जिसके साथ द का यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर आपको ये भी बताना होगा कि आप उसके साथ द का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। यानी क्या रीज़न है कि आप उसके साथ द का यूज़
नहीं करेंगे। अच्छा, उससे पहले मुझे एक थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन बनता है। ये मुझे ये बताइए, इंडिया में स्थित द्वीपों की संख्या कितनी है? इंडिया में स्थित द्वीपों की संख्या कितनी है? अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इंडिया में कितने द्वीप हैं, इंडिया में स्थित द्वीपों की संख्या कितनी है। और आप सोच रहे होंगे, वैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में डाउटफुल रहते हैं और वो मोस्टली 7 पर चले भी जाते हैं कई बार। मैं आपको ऑप्शन भी दे सकता हूँ। पहला 7 यानी 7, क्योंकि आप मोस्टली इसे सेलेक्ट करते हैं। दूसरा 11, तीसरा 1100, चौथा 2100। बताइए, 7, 11, 1100, 2100 भारत में स्थित द्वीपों की संख्या। और मैं यहाँ पर आपके सामने इनके लिए एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, लगभग। जो भी मेरा आंसर होगा उसके साथ ये वर्ड ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। कुछ ऐसे हैं जो वर्षों तक पानी में डूबे रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो वर्षों से पानी में डूबे थे लेकिन वो बाहर निकल आते हैं। यानी इनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, हो जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने कहा कि बहुत कम और बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन कम ज़्यादा हो सकती है। इसलिए हम इन वर्ड्स के साथ लगभग शब्द का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, 7, 11, 1100, 2100। और आप इनमें से बताइए कितने रुपए का दान करने वाले हैं? 7, 1100, 2100 या सिर्फ 11? बताइए आपका आंसर क्या है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, द करेक्ट आंसर इज़ 1100। टोटल जो द्वीप हैं उनकी संख्या लगभग 1100 है। अब आप कहेंगे इतने सारे, हमने तो आज तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, कुछ ऐसा ही सुना है। क्योंकि आपने जो सुने हैं ना, दैट इज़ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आप इंडिया के मैप में देखिए, आपको नीचे की साइड कुछ ऐसे 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 डॉट 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 दिखाई देंगे, ऐसे कुछ डॉट्स दिखाई देते हैं। और वहाँ पर, यहाँ पर लिखा मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी वो कहता है कि ये जो यहाँ पे जो नाम लिखा है, वो कहता है ये एक पूरा द्वीप समूह है और उस पूरे द्वीप समूह को अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है। यानी पूरे द्वीप समूह का आपके सामने जिक्र होता है और यहाँ पर बहुत सारे हैं, 1, 2, 3, 5 नहीं, ये संख्या में काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा यहाँ पर हम आप एक पिक्चर की सहायता से देख भी सकते हैं। अगर आपके पास कोई मैप है तो आप उसमें आसानी से देख सकते हैं कि इंडिया में स्थित द्वीपों की संख्या काफ़ी सारे हैं, ये बहुत सारे हैं। मैंने आपको संख्या लगभग बता भी दी है। यहाँ पर वो कह सकता है कि 248 के आसपास एक हैं, जिसमें से 204 एक हैं और कुछ 44, लेकिन हम गहराई में नहीं जाएंगे। हमारा जितना इस बात से हमारा लिंक है हम उतनी ही बात करेंगे। और यहाँ पे कहता है कि जब भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का यूज़ किया जाए तो उसके साथ किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। द अंडमान इज सिचुएटेड इन इंडिया। हम कह सकते हैं द अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार इज सिचुएटेड इन इंडिया। तो इसके साथ द का यूज़ किया जाता है। अब मैंने आपको काफ़ी कुछ थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है और अब मैं फिर से अपना सेम क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा द्वीप है जिसके नाम के साथ द का यूज़ नहीं करते। और अगर आप सही आंसर बता भी देते हैं तो आपको फिर साथ में एक्सप्लेन भी करना है कि इनके साथ द का यूज़ क्यों नहीं करते, यानी क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप इनके साथ द का यूज़ नहीं करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ पे मैं आपको अब आपका आंसर बताने वाला हूँ कि तक किसी भी सिंगल यानी
अकेले द्वीप के नाम के साथ, द्वीप समूह नहीं, किसी भी अकेले द्वीप के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर ये एक द्वीप समूह है और इस ग्रुप में बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इस एक डॉट की बात कर रहे हैं। अब हम बात करें इस एक डॉट की, और इसका नाम है, मान लिया, जावा। फिर हमने कहा ये एक डॉट है, इसका नाम है सिसिली। ये एक डॉट है, इसका नाम है सोमालिया। बहुत सारे ऐसे और उनके नाम भी हैं। तो हमने कहा जब भी इस अकेले द्वीप का नाम यूज होगा उसके साथ द का यूज नहीं करेंगे। जब भी इस अकेले द्वीप का नाम यूज होगा द नहीं आएगा। जब भी इस अकेले द्वीप का नाम होगा द नहीं आएगा। यानी आपके सामने एक बात क्लियर हो जाती है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ द का प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन अकेले द्वीप के नाम के साथ, अकेले द्वीप के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। अकेले द्वीप के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। मुझे लगता है आपको ये रूल भी क्लियर हो गया होगा, एक छोटा सा रूल जिससे आपको बेसिक आइडिया मिल जाता है। और इस रूल को आप अच्छे से याद रखने के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इस रूल को अच्छे से याद रखने के लिए किस रूल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, किस रूल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने, एक या दो क्लास पहले हमने बात की थी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ की, हमने बात की थी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ की। और ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। आपको याद होगा, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही। जब भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ की बात करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था यूएसए, यूके, यूएसएसआर, यूएई, बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। और जब भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के साथ द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन किसी भी अकेले कंट्री के नाम के साथ, किसी भी अकेले कंट्री के नाम के साथ, किसी अकेले देश के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी जब भी आप ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ की बात करेंगे तो उसके साथ द आएगा, लेकिन जब आप अकेले कंट्री की बात करेंगे तो उसके साथ द का यूज नहीं होगा। इस रूल को भी उसी के साथ मर्ज कर दीजिए और यहाँ पर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ द का यूज होगा और अकेले आइलैंड के साथ द का यूज नहीं होगा। अब लगा होगा आपको कि ये रूल थोड़ा सा और सिंपल हो गया है। यहाँ से समझने, देखो समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इन रूल्स को रिवाइज करेंगे ना, मैं कहता हूँ अभी तक मैंने जो वीडियोस बनाई हैं उन सभी वीडियोस में आप उनको 15 मिनट में आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको टाइम बचाना है तो आप एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आप स्पीड के साथ, यानी कम टाइम में आप वीडियो को दोबारा से एक बार फिर से देख सकते हैं, ताकि आपको रूल अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। अब यहाँ पर कहता है, एक बार फिर से बता देता हूँ, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। अब मैं दोनों रूल्स को इकट्ठा जोड़कर बात करूँगा। ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के साथ द का प्रयोग करते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ द का प्रयोग करते हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के साथ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ द का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड पर आइए। अकेले कंट्री के नाम के साथ द का यूज़ नहीं किया जाता, अकेले आइलैंड के नाम के साथ द का यूज़ नहीं किया जाता, अकेले कंट्री के साथ नहीं करते, अकेले आइलैंड के साथ नहीं करते, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के साथ करते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ करते हैं। दोनों रूल्स को मर्ज कर दीजिए, आसान रहेगा, जल्दी याद हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, और मुझे लगता है आपको ये रूल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी रूल के साथ। यानी आज हम अभी तक 2 रूल्स की बात कर चुके हैं, 2 रूल हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। और नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे ऐसे रूल होंगे जो आपको कई बार ढूंढने से भी नहीं मिलते। अगर आपको किसी भी रूल से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो मुझे बता सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि बताएं कैसे। पहली बात, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अब नहीं तो बाद में मैं आपका हर एक कमेंट देखता हूँ, आपने क्या लिखा है, कहाँ पर आपको डाउट आया है,
और क्या आप पूछना चाह रहे हैं, हर एक। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का किसी सेंटेंस से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप मेरे पास सेंड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरे पास सेंड कर सकते हैं। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपका आर्टिकल से रिलेटेड, आर्टिकल से अलग किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट आप मेरे पास सेंड करें। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा, फ्री होने के बाद मैं आपको इसके लिए रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं किसी भी टाइम के लिए, और मैं उसे चेक करके आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज हम 2 रूल्स कर चुके हैं। नेक्स्ट और थर्ड रूल पर आगे बढ़ते हैं। अब हम जब थर्ड रूल की बात करते हैं तो एक और ऐसा ही छोटा सा रूल हम लेंगे, क्योंकि ये एक साथ मैच करते रूल्स हम एक साथ निपटाते जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि हिमालय पर्वत और हिमालय पर्वत के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है। और मैं आपसे पूछने की बजाय आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले भी ये बातें बता चुका हूँ कि जब भी आप देखते हैं कि कुछ विशेष चीज़ें होती हैं जिनके साथ द हमेशा आता है। मैं फिर से वही बात रिपीट करना चाहूँगा, सूर्य, चंद्रमा, तारों के साथ, ताजमहल के साथ, लाल किले के साथ, हिमालय पर्वत के साथ द का प्रयोग हमेशा करते हैं। कब नहीं करते हैं, ऐसा रूल मोस्टली नहीं यूज़ होता है कोई भी, तो हम हमेशा करते हैं। हिमालय, द हिमालय इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। इसकी भी हम बात करेंगे कि यहाँ पे दा क्यों आया। पहले बात करते हैं हिमालय की, और मैं आपको बता दूं, हिमालय पर्वत के साथ किसी भी पर्वत के नाम के साथ दा का प्रयोग किया जा सकता है। तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल सिंपल रूल है, अब इसमें क्या एक्सेप्शनल होना, ये तो हमें पहले से आता है। बिल्कुल सही बात है, आपको ये रूल पहले से आता होगा, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा सा एक्सेप्शनल निकालने का ट्राई करेंगे। और एक्सेप्शनल तो आप इसमें शायद जानते भी हो, लेकिन इसमें भी हम फिर रीज़न की भी बात करेंगे कि इसमें क्या रीज़न निकल के आएगा और इस रूल को हम किस रूल के साथ कनेक्ट करें कि ये रूल हमें जल्दी से याद हो जाए, आसानी से हम इसको याद कर सकें। यहाँ पर कहता है हिमालय पर्वत के नाम के साथ, अरावली पर्वत के नाम के साथ, किसी भी पर्वत के नाम के साथ दा का यूज़ किया जाता है, यानी इनके साथ दा का यूज़ करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस पर्वत, पहाड़ या चोटी के नाम के साथ दा का यूज़ नहीं करते? और आप सबसे पहला एग्जाम्पल जो ज़्यादातर लेंगे ना, आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट is the highest peak, और यहाँ आपका फिलअप है। यहाँ तो द आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो फिर से वही रूल आ गया कि जब भी तीसरी डिग्री का प्रयोग करते हैं तो तीसरी डिग्री के साथ किसका यूज़ होगा? द का। जब भी हम किसी सेंटेंस में थर्ड डिग्री का यूज़ करेंगे तो थर्ड डिग्री के साथ द का प्रयोग किया जाता है, तीसरी डिग्री के साथ द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कहता है माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक। पीक का मतलब चोटी होता है, आपको पता होगा, पीक का मतलब होता है चोटी। अब यहाँ पर कहता है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट से पहले द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन फिर एक कन्फ्यूज़न आता है कि अभी तो कह रहे थे कि दुनिया की विशेष चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो दुनिया में एक ही हैं, ऐसी चीज़ें जो दुनिया में स्पेशल हैं, विशेष हैं, उनके साथ द का प्रयोग जरूर करते हैं। अब दुनिया में माउंट एवरेस्ट कितनी है? ये तो एक ही है और ये विशेष भी लग रही है, फिर इसके साथ द क्यों नहीं आया?
आप मुझे कमेंट करके बताइए कि माउंट एवरेस्ट के साथ द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। यहाँ पर क्या रीज़न है कि माउंट एवरेस्ट के साथ द का प्रयोग नहीं करते। और मैं एक बात सिर्फ आर्टिकल में ही नहीं, आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में भी ये बात आपसे बार बार पूछता रहूँगा। अगर आपका आंसर ये है तो इसका रीज़न क्या है। अगर आपका आंसर इससे अलग किसी और पे आप कहते हैं कि मेरा आंसर ये नहीं ये है, तो आपका रीज़न क्या है। और जब तक आपको रीज़न नहीं पता, मैं नहीं मानता कि आपका आंसर ठीक होगा। तो आपको रीज़न पता होना ज़रूरी है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक, और यहाँ पर कहता है माउंट एवरेस्ट के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ पर समझते हैं माउंट एवरेस्ट के साथ द का यूज़ क्यों नहीं हुआ। मैंने आपके सामने कुछ पहाड़ियाँ बनाई। अब इंडिया का मैप ऊपर से लेकर नॉर्थ से जाकर और इधर जाके लास्ट ईस्ट तक चला जाता है। ऐसा नहीं है वैसे, लगभग कुछ ऐसा ही समझिए। और ये इंडिया के मैप पे इस साइड बहुत सारे पर्वत, पहाड़ और चोटियां हैं। और जब यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, वो कहता है मैं हिमालय पर खड़ा हूँ। अब यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, वो कहता है मैं हिमालय पर खड़ा हूँ। फिर वो यहाँ आ जाता है, वो कहता है मैं अब भी हिमालय पर हूँ। फिर वो यहाँ आता है, वो अब भी हिमालय पर है। वो यहाँ आता है, वो 200, 400, 500 किलोमीटर दूर चला जाता है और फिर कहता है मैं हिमालय पर हूँ। और यहाँ भी वो हिमालय पर ही है। यानी ये कंप्लीट क्या है, ये तो एक ही नाम लेता जा रहा है जो कि जिसका नाम है हिमालय। यानी पर्वत श्रृंखला, सीरीज ऑफ माउंटेन्स, यानी आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। यानी आप क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। और ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही। मैंने कहा यहाँ है तब भी हिमालय पर खड़ा है, यहाँ है तब भी हिमालय, यहाँ है तब भी हिमालय और यहाँ है तब भी हिमालय। और ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के साथ द का प्रयोग किया जाता है। अब इसी बात को थोड़ा सा दूसरे नज़रिए से देखते हैं, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। अब कहता है जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है ना, वो कहता है मैं तो माउंट एवरेस्ट पर खड़ा हूँ। किस पर खड़ा है, माउंट एवरेस्ट पर। दूसरा व्यक्ति कहता है मैं तो K2 पर खड़ा हूँ। K2 आपने नाम तो सुना ही होगा। तीसरा व्यक्ति कहता है मैं तो कंचनजंगा पर खड़ा हूँ। माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, इसका नाम अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका और सभी के नाम अलग अलग हैं। और हर किसी पर एक एक व्यक्ति खड़ा है और वो ये नहीं कहता कि मैं हिमालय पर खड़ा हूँ। वो कहता है मैं माउंट एवरेस्ट पर खड़ा हूँ, मैं K2 पर खड़ा हूँ, मैं माउंट एवरेस्ट पर नहीं खड़ा हूँ, मैं कंचनजंगा पर खड़ा हूँ। और ऐसे ही वो अलग अलग नाम डिफाइन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और यहीं पर वही रूल सेम बन जाता है। जब भी किसी अकेली चोटी का नाम, अकेली चोटी, सिंगल का नाम, जब भी किसी अकेली चोटी का नाम प्रयोग कर लिया जाए तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब माउंट एवरेस्ट कोई रेंज नहीं है, कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, इसलिए इसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। अगर ये एक पर्वत श्रृंखला है जैसे अरावली पर्वत, तो उसके साथ द का प्रयोग जरूर करते हैं। तो आपको एक बात फिर से समझ में आई होगी, अगर ग्रुप ऑफ माउंटेन्स की बात कर ली जाए, अगर ग्रुप ऑफ माउंटेन्स की बात कर ली जाए तो उसके साथ द का प्रयोग, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के साथ द का प्रयोग जरूर करते हैं। लेकिन अगर उस पूरे ग्रुप में से किसी एक चोटी का नाम प्रयोग कर लिया जाए, एक चोटी का नाम प्रयोग कर लिया जाए, तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर हुई? अगर एक का नाम प्रयोग कर लिया जाए तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आप इस रूल को किस रूल के साथ मैच कर देंगे, और मैं फिर से आपको ये रूल याद करा देता हूँ। और बिल्कुल सिंपल रूल है, और मैंने कहा माउंट एवरेस्ट के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। और बात करते हैं एक बार फिर से इस रूल को किसके साथ आप मैच कर देंगे, और मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, ग्रुप ऑफ
कंट्रीज के साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ द का प्रयोग किया जाता है। चलो एक बात और जोड़ देते हैं इसी में, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ द का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही। अब जो हमने तीसरी बात यहां समझी वो क्या बन गई? ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है। यानी ये तो तीनों रूल एक जैसे हैं, फिर तीन क्यों समझ के याद करेंगे? एक में ही तीनों ना याद हो गए। ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के साथ द का प्रयोग, इन सभी के साथ द का प्रयोग किया जाता है। ये तो सर हमें याद ही हो गए। अब इनका एक्सेप्शनल जो हम कहते हैं ना, जो एक्सेप्शनल बहुत मुश्किल होगा, एक्सेप्शनल पूछा था, घुमा फिरा के पूछा था, उल्टा रूल पूछ लिया, सारे यही तो हैं। इससे ज़्यादा क्या घुमाएगा? इससे ज़्यादा नहीं घुमा सकते। यानी मैं आपको बहुत ज़्यादा घुमा रहा हूँ, यानी आप क्या कहेंगे? आप बहुत ज़्यादा घूमते जा रहे हैं, और हम घूम भी नहीं रहे हैं। आपको समझ में भी आ रहा है और आपको घुमा फिरा के पूछा भी जा रहा है। हर एक बात, हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको क्लियर होगी, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। अब कहते हैं ग्रुप ऑफ कंट्रीज की बजाय अकेले कंट्री का नाम, अकेले कंट्री का नाम द हटा देंगे। ग्रुप ऑफ कंट्रीज की बजाय अकेले कंट्री का नाम द हटा देंगे। ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बजाय अकेले आइलैंड का नाम द हटा देंगे। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जावा, सोमालिया, सिसिली। ग्रुप ऑफ माउंटेन्स की बजाय अकेले किसी माउंटेन का नाम, न कि माउंटेन रेंज, माउंट एवरेस्ट, K2, किसी अकेली पीक, चोटी का नाम द का यूज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। द का यूज होगा, होगा, होगा। और तीनों को एक साथ मिला के याद कीजिए। याद हो गए, बात खत्म। 3 रूल का एक रूल बन गया। आज हमने जो समझा, अभी तक की वीडियो में आप ये कह सकते हैं हमने जो आज समझा वो सारी बात यही तो है। इससे ज़्यादा हमने एक रूल किया है, सिर्फ इससे अलग हमने एक रूल किया, वो था एडजेक्टिव से रिलेटेड। उसकी भी बात करेंगे, वो कैब पे भी आएंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ द का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ द का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के साथ द का प्रयोग किया जाता है। एक्सेप्शनल की बात करते हैं। अकेले कंट्री के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अकेले आइलैंड के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अकेले माउंटेन के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये तो बहुत आसान रूल थे, ये तो साथ के साथ क्लियर भी होते जा रहे हैं। यही तो बात है कंसेप्ट से समझने में और रट्टे मारने में। रटना नहीं है, नहीं तो आपको लगता है एक रूल वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, इतने रूल्स याद कर लिए हैं और एग्ज़ाम में पता नहीं कैसा मिलता है। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कैसा मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। अब बात करते हैं एक बार फिर से रिपीट करके और आगे बढ़ते हैं वोकैब की तरफ। इनको हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि इनको हम कर चुके हैं। अब हम रिपीट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए हमारा वही रूल जो कि एडजेक्टिव से संबंधित था। और मैं आपको सिर्फ बता ही देता हूँ, मैंने कहा पॉजिटिव डिग्री में हम किसकी बात करते हैं? किसी एक के बारे में बात करते हैं। जब भी कंपैरिजन होते हैं, कंपैरिजन हम 2 के बारे में करते हैं, 2 के बीच करते हैं। और जब भी कंपैरेटिव डिग्री आती है वहाँ पर आप हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? देन का प्रयोग कर लेते हैं। जब भी कंपैरिजन आती है देन का, या तो ये मार्कर अच्छा है या फिर ये मार्कर अच्छा है। कंपैरिजन में आप किसका यूज करेंगे? देन का, ठीक है। और देन के साथ कौन सी डिग्री आती है? सेकंड डिग्री। और जब भी किसी एक को पूरे ग्रुप में या किसी में भी 2 से ज़्यादा में सबसे अच्छा या सबसे बुरा बता दिया जाए, किसी एक को पूरे ग्रुप में सबसे अच्छा या सबसे बुरा बता दिया जाए, तो उसके साथ द का यूज़ कर लिया जाता है। तो उसके साथ द का यूज़ कर लिया जाता है। और ऐसे किसी भी सेंटेंस में हम द के साथ कौन सी डिग्री का यूज़ करते हैं? 3rd डिग्री का। लेकिन हमने कहा एक एक्सेप्शनल बनता है। The higher we go, the cooler we feel. The more he earns, the more he spends. ऐसे किसी भी सेंटेंस में कहता है। अब यहाँ पर द के साथ सेकंड डिग्री आई,
तो ये थोड़ा सा उल्टा बना। और जब भी किसी वाक्य में एक साथ दो कार्य लगातार होंगे, जब भी किसी वाक्य में एक साथ दो काम लगातार होते जाएंगे, दोनों में दा के साथ सेकंड डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। और आज हमने जो बातचीत की अभी तक वो हमारी कुछ यही थी, एक एडजेक्टिव से रिलेटेड और 3 छोटे छोटे रूल्स और, यानी आज हमने 4 रूल्स किए हैं। इन चारों को एक बार फिर से देखिए, समझिए, डाउट आता है तो मेरे से पूछिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज वोकैब। प्यारे बच्चों, वोकैब एक ऐसी चीज़ है जिससे आप जब तक जुड़े रहेंगे, जब तक यूज़ करते रहेंगे, जब तक कनेक्टेड रहेंगे, याद होती रहेगी। जैसे ही आप इसको यूज़ करना छोड़ देंगे, आप इसको भूलना स्टार्ट कर देंगे। वोकैब को याद करने का बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर वोकैब वर्ड मीनिंग, सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम्स, वन वर्ड कैसे याद करें? एक ही सॉल्यूशन है। कोई कह देता है न्यूज़पेपर पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, अपने आप याद होंगे। यानी इन वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो अपने आप याद होंगे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी वोकैब में साइड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स की, और हमने लगभग 8-10 वर्ड की बात की थी। इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आज फिर से हम साइड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स की बात करेंगे, यानी इसी पर हम फिर से एक बात करने वाले हैं, साइड से रिलेटेड किसी भी वर्ड। और आपको याद होगा साइड का मतलब क्या होता है, और ये बात तो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। साइड का मतलब होता है मर्डर, यानी हत्या। हमने कुछ वर्ड्स पिछली क्लास में रिपीट भी किए थे, मैं आपसे एक दो पूछ के देख लेता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनोसाइड? GENO, जेनोसाइड, GENO, जेनोसाइड। तो शायद आपको पता होगा। व्हाट इज फोइटिसाइड? शायद आपको पता होगा। व्हाट इज इन्फेंटिसाइड? तो आप एक बार उनको फिर से रिपीट कीजिए। अगर आपको ये वर्ड्स याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपने इनमें, ये तो कॉमन वर्ड्स हैं मोस्टली, जो हम साइड में जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं मोस्टली कॉमनली न्यूज़पेपर में, आसपास, हॉस्पिटल में फोइटिसाइड, फीमेल फोइटिसाइड, मूवीज़ में जेनोसाइड, इन्फेंटिसाइड, ऐसे वर्ड्स हम सुन लेते हैं। यानी ये वर्ड्स हमारे सामने मोस्टली यूज़ होते रहते हैं और हम इनको देखते रहते हैं। आज फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड जो कि साइड से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हार्पेट, HERPETICIDE, हार्पेटिसाइड। हेयर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, साइड का मतलब मर्डर। एक और वर्ड होता है प्यारे बच्चों, दैट इज SID, साइड। या हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं CIDE, साइड। साइड मीन्स मर्डर। हार्पेटिसाइड, herpeticide is, herpet is used for snakes, यानी you can say to kill the snakes, यानी सांपों की हत्या, सांपों को मार देना, that is called herpeticide. To kill the snake, to kill the snakes, that is herpeticide. There are a lot of words which we are using in our daily routine, in our daily life. You can say herpeticide, to murder, to kill, murder of a snake, to kill a snake, that is herpeticide. A common word, that is suicide. You can say suicide. आप इसे भी तोड़ लीजिए, यहाँ भी आपने तोड़ के यूज किया, herpeticide. Suicide, sui means स्वयं, सेल्फ, खुद का। सुई मीन्स खुद का, साइड मीन्स हत्या, मर्डर। इट मीन्स मर्डर ऑफ सेल्फ, मर्डर ऑफ सेल्फ, खुद की हत्या, इट मीन्स आत्महत्या। मर्डर ऑफ सेल्फ, इट इज वेरी सिंपल। सुई मीन्स खुद की, खुद की। साइड मीन्स मर्डर, इट मीन्स सुइसाइड, खुद की हत्या। नेक्स्ट इज insecticide. It is simple. Insect means कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, small insects. You can say to kill
the insect, that is called insecticide. To kill the insect, कीट पतंगों की हत्या, कीड़े मकोड़ों की हत्या। इसी से मिलता जुलता वर्ड आता है बिल्कुल सेम लगभग, पेस्टिसाइड। और बहुत सारे बच्चे इसके बारे में सुनते भी होंगे। जब आप अपने खेत में कोई दवा डालते हैं, जब आप अपने खेत में कोई दवाई डालते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, कीटों को मारने के लिए, पेस्ट कंट्रोलिंग आप करते हैं, मक्खी मच्छर छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनको मारने के लिए, दैट इज कॉल्ड पेस्ट। और पेस्टिसाइड टू किल द पेस्ट, पेस्ट की हत्या, कीड़े मकोड़े कीट पतंगों की हत्या, दैट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड, दैट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड। नेक्स्ट इज होमोसाइड, नेक्स्ट इज homicide. Homicide, homo means human being, homo means human being, यानी murder of human being, मनुष्य की, मानवता की हत्या, मनुष्य की हत्या, मानवता की हत्या। homo means human being, side means murder, homo means human being, side means murder. Next one is parricide. Parricide, parricide, there are a lot of words. Parricide, parricide means parents, murder of parents, parricide, murder of parents, parricide, murder of parents. Next one is regicide, R-E-Z-I, regicide, it means king. We can say murder of king, राजा की हत्या, murder of king, regicide, murder of king. Next is exorcist, exorcist, that is, आप बता सकते हैं, मर्डर ऑफ वाइफ, पत्नी की हत्या, मर्डर ऑफ वाइफ। पैरिसाइड, मर्डर ऑफ पेरेंट्स, एक्सोरिसाइड, मर्डर ऑफ वाइफ। नेक्स्ट इज वीरिसाइड, वीरिसाइड, और यहाँ आप याद रख सकते हैं जो ज़्यादा वीर बनता हो, जो ज़्यादा वीर बनता हो, दैट इज मर्डर ऑफ हस्बैंड, मर्डर ऑफ हस्बैंड, यानी मर्डर ऑफ वाइफ एक्सोरिसाइड, मर्डर ऑफ हस्बैंड, दैट इज वीरिसाइड। नेक्स्ट सेनिसाइड, सेनिसाइड, सेनी, S-E-N-I, सेनिसाइड, that is murder of old man, murder of old man. Here it means it is both man or woman, बूढ़े व्यक्ति की हत्या, it may be man or woman, that is murder of man, murder of woman, that is senicide, senicide. And you can say sororicide, sororicide, that is the murder of sister, murder of sister. So आज के लिए वर्ड्स काफ़ी होंगे। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ 10, 11, 12 वर्ड हमने ऐसे ही यूज़ किए थे। आज फिर कुछ ऐसे ही वर्ड। एक बार फिर से मैं इन वर्ड्स को रिपीट कर देता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। हर क्लास में हम ऐसे ही 10 से 15, 10 से 12 वर्ड्स यूज़ करते रहेंगे और जिनके बारे में हम बात भी करेंगे, बीच बीच में हम इनके बारे में पूछते भी रहेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज़ हरपेट। हरपेट मीन्स स्नैक्स, हरपेट मीन्स स्नैक। टू किल द स्नैक्स, दैट इज़ कॉल्ड हरपेटिसाइड, सांपों की हत्या। सुई मीन्स खुद का, सुई मीन्स सुइसाइड, सुई मीन्स खुद की,
और साइड मीन्स मर्डर, यानी मर्डर ऑफ सेल्फ, खुद की हत्या, दैट इज आत्महत्या। इंसेक्ट, यू नो द मीनिंग ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे। साइड मीन्स हत्या, यानी टू किल द इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों को मार देना, कीट पतंगों को मार देना। पेस्ट मीन्स जो छोटे मोटे जीव होते हैं, मक्खी मच्छर, पेस्ट, यू नो, पेस्ट कंट्रोलिंग वगैरह। पेस्ट मीन्स छोटे मोटे जीव, और साइड मर्डर, टू किल द पेस्ट, कीट पतंगों को मार देना। होमोसाइड, होमो मीन्स मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की, मानवता की हत्या, दैट इज होमोसाइड, साइड मीन्स मर्डर। पेरिसाइड, पेरी मीन्स मर्डर ऑफ पेरेंट्स, साइड मीन्स हत्या। रेजिसाइड, दैट इज मर्डर ऑफ किंग, राजा की हत्या, मर्डर ऑफ किंग। एक्सोरिसाइड, दैट इज मर्डर ऑफ वाइफ, पत्नी की हत्या। वीरिसाइड, मर्डर ऑफ हस्बैंड, पति की हत्या। सेनिसाइड, मर्डर ऑफ ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति की हत्या। इट मे बी मैन, इट मे बी वुमेन, बूढ़े व्यक्ति की हत्या। और नेक्स्ट हम कह सकते हैं सोरोरिसाइड, मर्डर ऑफ सिस्टर, बहन की हत्या। ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम डेली लाइफ में साइड से रिलेटेड यूज़ करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। तो इन्हें साथ के साथ याद करते रहिए और डेली लाइफ में इनका यूज़ भी कीजिए। सबसे बड़ी बात है, याद तो होंगे लेकिन यूज़ करेंगे तभी आपको याद रहेंगे। और फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू।